हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी की बात कर रहे थे या अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको इसके अजम्पशन और प्रिंसिपल्स बता दिए थे। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग किस बेस पे की जाती है। तो इसमें हम दो बेसिस की बात करेंगे, जिसमें पहला है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड बेसिस होता है आपका एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए इसमें क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूरी तरह से कैश को बेस मान के चलता है और इसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि किसी भी चीज़ में जब आपने कैश का पेमेंट कर दिया या कैश आपको एक्चुअल में रिसीव हो गई, तभी हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने अकाउंट्स में। चाहे वो कैश इस साल से रिलेटेड हो, पिछले साल से रिलेटेड हो या अगले साल से रिलेटेड हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस साल हमें कैश रिसीव होगा हम उसी साल में लिखेंगे, और जिस साल हम पेमेंट करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए हो, चाहे हमने किसी की सैलरी दी है, चाहे हमने कोई मशीन परचेज की है, इससे भी हम यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम केवल और केवल कैश से मतलब रखते हैं। ठीक है, तो जब कैश ही हमारे लिए सब कुछ है, तो कैश को जो जब हमें रिसीव होता है तो उसे हम क्रेडिट साइड में रखते हैं, इनकम मानते हैं। और कैश जब हमें पेमेंट करते हैं तो उसे हम डेबिट यानी खर्चा मानते हैं, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके हम उसको निकाल देते हैं। तो उससे हमें कैश का प्रॉफिट पता चल जाता है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश को फॉलो नहीं करता। एक्रूअल बेसिस मैंने जैसे आपको एक्रूअल कॉन्सेप्ट बताया था, एजम्पशन बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्रूअल बेस में जब कोई खर्चा या एक्सपेंस ड्यू हो गया, यानी अब हमें पे करना है, हमारे लिए लायबिलिटी बन गई खर्चे को पे करने की। जैसे सैलरी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आ गया तो मार्च की सैलरी ड्यू हो गई, तो हमें वो मार्च में ही दिखा देनी चाहिए सैलरी। ठीक है, भले ही हमने वो पे की है या नहीं की है। ऐसे ही कोई भी इनकम अगर हमने अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो जिस टाइम में या जिस पीरियड से रिलेटेड वो इनकम है, उसको हम उसी पीरियड में शामिल करेंगे, चाहे वो वास्तव में हमें रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो। ठीक है, तो इसमें हमें कैश से लेना देना नहीं है। कैश मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो जिस पीरियड से रिलेटेड है आपका, चाहे वो एक्सपेंस हो चाहे आपकी इनकम हो, उसको आप उसी पीरियड में शामिल करेंगे। ऐसा नहीं कि पिछले साल का है तो भी शामिल कर लो, नेक्स्ट ईयर का है तो भी शामिल कर लो। जो हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, केवल हम उन्हीं एक्सपेंसेज और इनकम को शामिल इसमें करते हैं। तो देखिए इसमें से जो पूछा जाता है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा, तो वो होता है कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में डिफरेंस क्या है। तो वो आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपके लिए रख देता हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपकी बुक्स में भी दे रखा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो देखिए एक्रूअल बेसिस में क्या है, जब वो एक्रूड हो जाए यानी वो ड्यू हो जाए पेमेंट के लिए या हम अर्न कर लें, तभी हम उसकी एंट्री कर लेते हैं। लेकिन कैश बेसिस में जब कैश पेमेंट हो जाए या कैश रिसीव हो जाए तभी हम उसको शामिल करेंगे। प्रॉफिट और लॉस, इसमें एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस हमें पता लगता है किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन कैश बेसिस में हमें ये कह रहा है कि करेक्ट प्रॉफिट इज नॉट असर्टेन्ड, क्योंकि हमें इसमें पिछले साल का अगले साल की सारी चीज़ों को कैश को शामिल कर लेते हैं, तो इसलिए इसमें एक्चुअल प्रॉफिट पता हमें नहीं चलता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। अब देखिए एक्रूअल बेसिस में हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इनकम, कैपिटल इनको अलग और रिवेन्यू को अलग करते हैं। तो एक्रूअल बेसिस में हम केवल जो एंट्री करते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, हम केवल रिवेन्यू आइटम्स की करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में हम इनको अलग अलग नहीं करते, यानी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। अब ये कह रहा है लीगल पोजीशन, तो ये कह रहा है कि कंपनीज एक्ट जो है हमारा कंपनीज के अकाउंटिंग के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसको एक्चुअल बेसिस कोई लीगलिटी प्रोवाइड मानी जाती है, लेकिन कैश बेसिस को कंपनीज एक्ट या कोई भी लॉ सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स होते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए या अकाउंटिंग बुक्स जो है मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। किसके द्वारा नॉर्मली ये इश्यू किए जाते हैं? आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ICAI बोला जाता है। ठीक है, और ये कह रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल और गैप have been developed in the form of concept and convention to bring comparability and uniformity in the financial statement. But gap also allow a large number of alternative treatment for the same item. देखिए गैप का यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज किया है GAAP, तो इसका देख लेते हैं। हम आगे दे रखा होगा तो वहाँ पे आपको डिस्कस कर दूंगा मैं।
नहीं दिया होगा तो मैं आपको यही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे GAAP के बारे में नहीं बोला गया है। तो देखिए GAAP को हम बोलते हैं गैप। गैप का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये जो प्रिंसिपल हैं हमारे, वो उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, गैप के ऊपर। तो उसी के आधार पे हमारे जो प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है, एजम्पशन है, वो उस पर बेस्ड होती हैं। लेकिन ये अकाउंटिंग के लिए बेस तो तैयार करती हैं, लेकिन इसमें कई तरह के अल्टरनेटिव दे देती हैं, प्रोवाइड कराती हैं। जो अकाउंटिंग मेंटेन करने वाले लोग होते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने वाले, तो वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमें ज़रूरत पड़ी कि कुछ रूल्स बना दिए जाएँ, ताकि एक प्रॉपर कंपेरेटिबिलिटी लाई जा सके देश के अंदर। हमें, क्योंकि सभी अपने अलग अलग अल्टरनेटिव का यूज करेंगे तो हम उनका कंपेयर नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत पड़ी। तो उसके लिए हमारे लिए जो बनाया गया अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर द, तो ये कह रहा है डिफरेंट। सो it was that the remain minimum standard should be universally applicable so that the accounting statement have the qualitative characteristic of reliability, relevant, understandability and comparability। तो देखिए जो मैंने आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, वो तभी पॉसिबल हैं जब उनमें कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स सेट किए जाएँ। ठीक है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC वॉज सेटअप इन 1973। तो देखिए यहाँ पे तो ये बात कर रहा है केवल इंटरनेशनल की। तो जो पूरे बोर्ड है, ये इंटरनेशनल बोर्ड है IASC, जो कि 1973 में बनाया गया था। और इसके बाद ये कह रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कमेटी IFRC। अब इस कमेटी का नाम चेंज करके IFRC कर दिया गया है। और ये कह रहा था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ICWAI आर मेंबर ऑफ दिस कमेटी। यानी जो हमारे भारत के CA के लिए जो इंस्टीट्यूट है और जो CWA के लिए इंस्टीट्यूट है, ये भी इसके IFSC के मेंबर हैं, IFRC के, सॉरी। सेटअप इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB इन 1977। एंड 1977 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था, जिससे पूरे वर्ल्ड के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया के लिए जो जारी किए जाते हैं वो ICAI के द्वारा जारी किए जाते हैं, और एक पूरे वर्ल्ड के लिए जो बनाए जाते हैं वो ASB जो संस्था है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ASB प्रिपेयर एंड सबमिटेड अ ड्राफ्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द काउंसिल ऑफ ICAI। द काउंसिल ऑफ ICAI इश्यू द ड्राफ्ट फॉर द comment by the government, industry and professional etc. After that consideration on the comment received, the council of ICAI notify it for its use in the financial statement। तो देखिए सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इस बनाए, उन्होंने ICAI को सौंप दिया, ICAI ने इस पर अपने काम किया। उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट और जो इंडस्ट्रीज थी उनके सामने इस पर चर्चा करने के लिए रखा, डिस्कशन के लिए रखा, और उसके बाद इनको लागू कर दिया गया पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन स्टेटमेंट। अभी आपको डेफिनेशन चाहिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो आप ये लिख सकते हैं accounting standards are written statement issued from time to time by institutions of accounting professional specifying uniform rules and practices for the drawing the financial statement। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटन स्टेटमेंट है जो कि टाइम टू टाइम जो इंस्टीट्यूट है किसके, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के, जैसे आपको मैंने बताया ICAI है और आपका ICWAI है, स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेज फॉर, और ये इसमें रूल्स हैं और कुछ प्रैक्टिसेज हैं, वो किस लिए, ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कितने हैं उस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको मैं डिस्कस नहीं करूँगा कौन कौन से हैं। वैसे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में अभी 32 हैं, ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए। लेकिन कौन कौन से हैं वो आपको नहीं जानना, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरे देश की जो अकाउंट्स बुक हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी यानी समानता लाई जा सके। दूसरा क्या कह रहा है ये, टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे मैंने बताया जब सब सेम होंगे, अब रूल्स के हिसाब से बनेंगे तो उनकी रिलायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन, यानी जो फ्रॉड्स होते हैं, धोखे होते हैं, या फिर उनमें अकाउंट्स में जो छेड़छाड़ की जा सकती है टैक्स बचाने के लिए, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। और टू हेल्प ऑडिटर्स, ऑडिटर्स कौन होते हैं, जो अकाउंट्स बनने के बाद उनकी जांच करते हैं। जैसे CA का जो काम होता है मेनली वो ऑडिट करना होता है, तो ऑडिटर्स को भी हेल्प मिलती है क्योंकि उनको रूल्स पता होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने पढ़े होते हैं, तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को चेक कर लेते हैं, जिससे उनको जानकारी मिल जाती है। इसके बाद
हम बात करेंगे IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए IFRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने बात की तो वो केवल हमारे इंडिया के लिए है, लेकिन IFRS क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए जो कमेटी बनाई गई है, ठीक है, तो ये कह रहा है दिस टर्म रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड इश्यूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, यानी पूरे वर्ल्ड के लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए गए IASB के द्वारा, उनको हम कहते हैं IFRS, जिनकी फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, यानी ये उन कंपनियों पे अप्लाई होते हैं जो एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस कर रही होती हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा 10th में, मल्टीनेशनल कंपनीज। जो ऐसी कंपनी जो एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस कर रही होती हैं, तो वो केवल एक ही देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काम नहीं कर सकती, तो उनके ऊपर ये जो बर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं या IFRS बनाए गए हैं, इनको ही अप्लाई किया जाता है और उन कंपनियों को अपने अकाउंट्स इन IFRS के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है IFRS बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग फाइनेंशियल। तो देखिए IFRS के अकॉर्डिंग कंपनियों को क्या क्या मेंटेन करना होता है वो समझ लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहली बात कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें क्या क्या शामिल है, आपको उसमें अपनी असेट्स बतानी पड़ेंगी कितनी है, लायबिलिटी बतानी पड़ेंगी पूरी डिटेल के साथ, और तीसरा है इक्विटी। इक्विटी यानी आपके यहाँ पे कैपिटल को इक्विटी के नाम से बोला जाता है कंपनीज में। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कॉम्प्रोहेंसिव इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस को दिखाते हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, आपने पूरे साल में कितने शेयर इश्यू किए, कितने आपने विड्रॉ कर लिए, कितना क्या किया, उनके बारे में जो भी स्टेटमेंट है इक्विटी का, शेयर्स का, कैपिटल का, वो तैयार किया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरे साल में आपके पास कैश शुरुआत में कितना था, आपको कैश कहाँ कहाँ से मिला, कैश आपने कहाँ कहाँ पेमेंट किया, आपके पास कितना कैश बचा है, उन सब का स्टेटमेंट शो करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, जिसको न्यूमेरिकल आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। और लास्ट कह रहा है नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, और बाकी जो इन अकाउंट के बाद आपको कुछ अपने नोट्स देने होते हैं, और आपने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है वो भी आपको इसमें डिस्कस करनी पड़ती हैं। और लास्ट में कह रहा मेन डिफरेंस बिटवीन IFRS और IAS, इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं और IFRS है उनमें क्या मेन डिफरेंस है। पहला कह रहा है IFRS आर प्रिंसिपल बेस्ड वाइल IAS आर रूल बेस्ड, यानी IFRS ये प्रिंसिपल है, इंटरनेशनली प्रिंसिपल है, जो आपने पढ़ा था उसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे प्रिंसिपल बनाए गए, लेकिन IAS क्या है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल के। IFRS आर बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू वाइल IAS आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी IFRS बोलता है कि आपको जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसी पर आपको असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूशन करना चाहिए, बल्कि IAS कहता है कि आपको अपनी असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूशन उनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करना है, स्पेशली असेट्स का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपकी NCERT की बुक में दे रखे हैं। ठीक है।